ये पेपर तुम्हें व्हाट्सएप पे मिल चुका है और टेलीग्राम पे जो जुड़े हुए हैं सीपी सर ऑफिशियली मेरा लिंक है टेलीग्राम पे, वहाँ भी मैंने ये पेपर डाल दिया है। तो 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो तुमने अभी फर्स्ट टेस्ट में जो पेपर दिया है वो ये पेपर है तुम्हारा। इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें करके दे रहा हूँ। ये मुझे तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ प्लस अलग से इसकी कॉपी बनाई हुई चाहिए मुझे। एक एक क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ क्लियरली, ध्यान से देखना सभी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि गैसों में विसरण एक उदाहरण है। तो विसरण आपको पता है कि कोई भी पदार्थ जो ज़्यादा हुआ, जैसे कि पदार्थ यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे पदार्थ कम है, तो पदार्थ ज़्यादा से कम की ओर आएगा। यानी पदार्थ की जो सांद्रता है वो जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से सांद्रता कम की ओर आएगी। तो इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, जैसे कोई सेंट या परफ्यूम लगाता है या अगरबत्ती जलाता है तो उसकी खुशबू धीरे धीरे फैलती है। तो गैसों में जो विनिमय है उसका उदाहरण क्या है? इत्र की सुगंध का फैलना। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछा है कि गैसों में विसरण। अब अगर विसरण पूछते तो जैसे साई के पूरे पानी में फैलना, ये भी विसरण है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? पानी बिल्कुल गुलाबी रंग का हो जाता है, जो प्रैक्टिकल करके मैंने तुम्हें बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। तो ये याद रखना है आपको। तो इसका पहला आंसर हो गया तुम्हारे इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से घनत्व सबसे अधिक किसका होगा? अब घनत्व मैंने आपको वीडियोस के अंदर पढ़ाया हुआ है। जो घनत्व होता है वो क्या होता है तुम्हारे, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है वीडियोस के अंदर, घनत्व बराबर आपके आयतन और ऊपर क्या होता है आपके द्रव्यमान। तो आयतन या द्रव्यमान और फिर हम नीचे क्या देखते हैं? क्षेत्रफल। तो ये समझना है तुम्हें। तो D बराबर आपके मास इंटू आपके A या आपके वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादातर वॉल्यूम से देखते हैं। तो किसी भी वस्तु का जो आयतन है वो अगर ज़्यादा होगा तो उस वस्तु का घनत्व क्या होगा? कम होगा। पर किसी भी वस्तु का आयतन कम है, आयतन का मतलब क्षेत्रफल से लेना है। यहाँ पे आयतन को किससे लेना है आपको? क्षेत्रफल से, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है? आपका आयतन होता है। ये मैंने मैथमेटिक्स के अंदर देखा है और जो तुम्हें बताया भी है। तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है कि घनत्व ज़्यादा किसका ये पता लगाने के लिए वीडियो भी देखो। हल्का सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो, ये एक हल्की सी सुई है और एक होता है जहाज। अब इन दोनों को पानी में डाल दो आप लोग, तो ये जो हल्की सी सुई है ये क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। लेकिन इतना बड़ा जो जहाज है, जो बोट है, वो पानी में आराम से तैरेगा। कारण क्या है कि जहाज तो पानी में तैर रहा है लेकिन ये जो सुई है ये पानी में डूब रही है। तो यहाँ पे देखो, सुई का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? कम है, और जहाज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? अधिक है। तो हमारा जो सूत्र है वो क्या है कि घनत्व बराबर आपके होता है क्या? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अब आयतन को हम करते हैं लंबाई इंटू आपकी विड्थ चौड़ाई और इंटू आपकी हाइट। तो लंबाई ऊंचाई या चौड़ाई। ठीक है, तो ये होता है आपके आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो वॉल्यूम जो है आपके वो क्या है? जहाज का ज़्यादा है। अब अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, आयतन ज़्यादा, देखो जहाज का एरिया ज़्यादा है, तो आयतन जब इसका ज़्यादा होगा तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन सुई का देखो, सुई का आयतन क्या होता है? कम होता है। तो द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा। तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा? ज़्यादा। तो सुई जो है वो जितनी खुद है उससे उसका जो द्रव्यमान है उसको हटा पाएगी तो पानी में आसानी से डूब जाएगी। तो निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो होता है किसका? ठोस का। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया सभी को कि घनत्व किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा ठोस का। क्यों होगा घनत्व ठोस का ज़्यादा? क्योंकि ठोस कम जगह घेरता है। ठोस क्या होता है? कम जगह घेरता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया हो तो वीडियो जाके देखो, वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो पहले का आंसर आ गया तुम्हें समझ में, इत्र। दूसरे का भी फर्स्ट ही आंसर है। तीसरा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो मैंने तुम्हें ठोस, द्रव, गैस तीनों की व्यवस्था पढ़ाई है। तो जैसे मैं 3 यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। अब देखो, जैसे सबसे पहला बॉक्स है किसका? गैस का। तो गैस में एक अणु यहाँ घूम रहा है, एक अणु यहाँ घूम रहा है, एक अणु यहाँ। तो गैस के अणु दूर दूर है, तो आराम से क्या घूम रहे हैं इधर से उधर, तो तेज़ी से घूमेंगे। और ये द्रव के अणु है जो पास पास है, तो घूमने को एक तो जगह भी कम मिल रही है और ऊपर से पास पास है तो ज़्यादा नहीं घूमेंगे। और ठोसों के तो देखो इस तरीके से बैठे हैं बिल्कुल चिपक चिपक के। दोस्ती इतनी प्रबल है कि हिलो तो पूरा ही हिलो, एक एक अणु नहीं हिलो। तो किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, यानी कि जो अणुओं की घूमने की ऊर्जा है वो सबसे कम होती है? तो किस में होती है? ठोस में। क्योंकि ठोसों के अणु क्या पास पास बैठे हैं, इनमें अंतराणविक जो बल है, यानी कि 2 अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है वो बहुत प्रबल है। तो इनके अंदर जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? सबसे कम। फिर है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणविक बल प्रबलतम होता है? तो वो भी किस में होगा? ठोस में। निम्न में से किस में कणों की अधिकतम गति होती है? तो अधिकतम गति किस में होगी? यहाँ सबसे कम हो रही है, यहाँ ठोसों में सबसे कम हो रही है, द्रव में उससे ज़्यादा हो रही है। तो गति सबसे कम किस में? ठोस में। उससे ज़्यादा किस में? द्रव में। तो सबसे ज़्यादा गति किस में होगी? गैस में। तो निम्न में से किस, यानी कौन सा जो कण है वो अधिकतम गति करेगा? तो कौन सा कण करेगा? आपके गैस। फिर आपको ये मैंने समझाया है, यहाँ पे पूरा पूरा फंडा किससे है? 273 केल्विन से, कि 300 केल्विन को तापक्रम किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे 25 के बराबर नहीं हो सकता, 200 के आगे तो कोई साइन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, 273 ये भी नहीं हो सकता। आंसर बच्चा तुम्हारे 273। अगर तुम 300 में से माइनस करोगे, 300 केल्विन में से 273 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर है। फिर है कि 373 तापक्रम बराबर है क्या? आपके सेल्सियस दिया है। तो देखो यहाँ पे 373 सेल्सियस। अब सेल्सियस में मान दिया है और केल्विन में ये क्या कर रहा है? मान पूछ रहा है। तो इसको केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 273 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपके 6, यहाँ हो गया आपके 4 और यहाँ पे 5 और एक आपके हासिल के लगी तो ये हो गया 6। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गए आपके। फिर हैं आपके कि गर्म भोजन या इत्र की दूर तक गंध किस कारण फैलती है? पहले ही क्वेश्चन में आंसर था विसरण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके क्या? विसरण। ठीक है, फिर है आपके दूसरा क्वेश्चन है आपके 9 नंबर का कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब तापमान 0 डिग्री हो तो जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो जल की क्या पदार्थों की ज़्यादातर 3 ही अवस्था हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, ये तरल, द्रव, गैस और ठोस। तो बर्फ़ जम जाएगी, तो बर्फ़ जमेगी तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? ठोस। तो इसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? ठोस अवस्था हो जाएगी इसकी, पानी की। निम्न में से समांगी विलयन किसे कहते हैं? तो मैंने आपको वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है कि समांगी क्या होते हैं? जो आपस में घुल जाए, जैसे कि दूध प्लस पानी। जब दूध में पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? समांगी विलयन हो जाता है, क्योंकि पानी दूध में आराम से घुल जाता है। हम इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि पानी कहाँ पर है दूध के अंदर, दूध पानी के अंदर कहाँ पे, तो इसको कहते हैं समांगी विलयन। तो निम्न में से कौन सा समांगी विलयन है? वायु विषमांगी है, मिट्टी विषमांगी है, लकड़ी विषमांगी है, सोडा और जल, सोडा वाटर, ये राइट आंसर है आपके। निम्न में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? ये उदाहरण नहीं है, इसको आपको करना है क्या? उदाहरण है। ठीक है, तो चीनी प्लस जल दोनों मिल जाएंगे तो समांगी है। साधारण नमक को जल में डालो, ये भी मिल जाएगा। फिटकरी को आप जल में डालो, ये भी लगभग घुल जाएगी। लेकिन मिट्टी का तेल और जल, आप सपोज करो ये आपका गिलास का कोई पात्र है, आपने इसमें नीचे क्या पानी भर रखा है और आप इसमें ऊपर इस तरीके से मिट्टी का तेल कर दो, तो मिट्टी का तेल ऐसी अलग लेयर बनाएगा, जल की लेयर ऐसे अलग होगी। तो जल और मिट्टी का तेल ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। तो जो पदार्थ आपस में नहीं मिल रहे हैं, यानी कि जो मिश्रण आपस में नहीं मिल रहा है दो पदार्थों का, उसे कहते हैं विषमांगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके?
मिट्टी का तेल और जल। ठीक है, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो अम्ल है तो एच आयन देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो इसका तीसरा होगा H2SO4। इस तरीके से लिखना है। ये जो शब्द हैं मैथमेटिक्स के, इनको थोड़ा नीचे लिखना है आपको छोटे अक्षरों में। दोबारा लिख के बता रहा हूँ आपको, H2SO4 इस तरीके से लिख के लाना। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, ये है CaCO3। तो इसको भी इस तरीके से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो ये फर्स्ट ही है आपके CaOH का होल ट्वाइस का मतलब 2 है OH के अंदर। अब ये क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, खूब रटवाया तुम्हें। फिर है कि सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताओ। वही है रॉबर्ट हुक, इसी ने कोशिका के बारे में बताया था सबसे पहले। वैसे तो सारे वैज्ञानिक कोशिका से रिलेटेड हैं, पर कोशिका की उत्पत्ति, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बताया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया आपके, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया। सबसे छोटी कोशिका कौन से जीव में होती हैं आपके, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा में होती है आपके PPLO। फिर है आपके आत्महत्या का थैला आपके लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर क्या पाचक एंजाइम भरे होते हैं। पादप कोशिका को रसोई घर यानी पादप कोशिका के अंदर रसोई घर किसको कहा जाता है आपके, हरित लवक को। ये वाला वह नहीं है, दूसरा वह है आपके हरित लवक। ठीक है, इस तरीके से लिख के लाना। फिर है पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं आपके, कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती, केवल किसमें होती है, पादप कोशिका में होती है। केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में देखो क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम नहीं पाए जाते, राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, फिर हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रोटीन का निर्माण केंद्र कहाँ है आपके, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन कहाँ बनती है, राइबोसोम पर। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम। फिर आपके वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेलेक्ट करके पदार्थों को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लेती है, उसे कहते हैं आपके कोशिका झिल्ली। जिसे मैंने आपको लिखाया था क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद करो, भूल गए होंगे। फिर देखो, ये मैंने 2 डायग्राम्स दिए हैं कि चित्रों को नामांकित करो और कुछ टिप्पणी करो। तो देखो, ये चित्र किसका है, सबको पता है ये चित्र किसका है, एटम का। जिन्होंने परमाणु की क्लास नहीं पढ़ी वो देख लो। तो एटम के बाहर ये जो कक्षाएं होती हैं, इनमें कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। और एटम के अंदर जो प्लस का चिन्ह रेड कलर से, ये क्या है आपके, प्रोटॉन। तो ये तो क्या हुए आपके इलेक्ट्रॉन। और ये जो रेड कलर के प्लस के चिन्ह नजर आ रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, प्रोटॉन। और ये जो ब्लू कलर के चिन्ह है जिस पे कोई नहीं है, जीरो है, इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये आपको देखो यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस में प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने की है, ये आपको लिखना है, गोल्डस्टीन ने। कब करी है, वो चीज़ भी लिखनी है आपको। फिर इसी तरीके से आपको ये जेम्स चैडविक, इसको लिख देना है आपको, न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने। फिर इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की आपके, इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमस। ये भी आपको लिखना है। तो इन तीनों के बारे में लिख के लाना है। अब कम से कम 2-2 लाइनें लिख के लाना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन पे कौन सा चार्ज है वो तो दिखाई रहे हैं, इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस। फिर एक पूरा बड़ा क्वेश्चन है आपको, ये पूरा एक पेज भरवाएगा। पहले इस चित्र को बनाना, इस चित्र को ही आपको पहले बनाना है, नामांकित तभी तो करोगे। इस चित्र को बनाना, ये चित्र मैंने लिख दिया है किसका है, कोशिका का है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये कोशिका में ये क्या है, बड़ा सा आकार, ये है आपके वैक्यूल, या फिर इसको बोलते हैं रिक्तिका। फिर ये क्या है आपके, CW, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब कम से कम 2-2 शब्द यानी कि 2-2 लाइनें आप लिख के लाना। ये क्या है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है आपके जो इससे जुड़ी हुई है, देखो ये भी आपके क्या है, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये भी ER है, पर ये कौन सी है, RER, रफ, इस पे राइबोसोम जुड़े हुए हैं। और ये क्या है आपके स्मूथ, दो प्रकार की ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया मैंने। फिर ये क्या है आपके, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का पढ़ाया हुआ है। ये क्या है आपके, लाइसोसोम, ये भी पढ़ाया हुआ है आपको। इसके अलावा ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और अगर इसको देखें हम जैसे इसको रिक्तिका मान सकते हो, क्योंकि बीचों बीच इसमें दे रखा है, तो इसको आप केंद्रक भी मान सकते हो, ये बीचों बीच। बाकी तो रिक्तिका जैसा है ये, पर केंद्रक मानो उसको, और ये केंद्रिका। तो यहाँ से रिक्तिका हटा दो, क्योंकि रिक्तिका को यहाँ मानो आप, लाइसोसोम का जिक्र मत करो फिर। तो ये हो जाएगा आपके रिक्तिका, और ये हो जाएगा आपके केंद्रक। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, और आप इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना सकते हो। तो इस तरीके से 7 से 8 इन पूरी कोशिकाओं के बारे में आपको पढ़ के आना है। अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का। जैसे देखो केंद्रक के बारे में क्या लिखना है, या आप देख लो आराम से। केंद्रक नाम लिख दिया आपने, केंद्रक, जैसे लिख दिया केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और केंद्रक क्या काम करता है, कोशिका का केंद्रक होता है ये, इसे हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, या कोशिका का प्रबंधक होता है ये पूरी कोशिका को क्या करता है, प्रबंध करके चलता है, इसको प्रबंधक कहते हैं, मैनेजर मानो इसको। ये कंट्रोलर है, पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने करी, जैसे केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने की, ऐसे अल्टमान या फिर कॉलिकर, और इसको नाम दिया सी बेंडा ने। तो ये कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज की डी डूबे ने। ठीक है, और इसे कोशिका की आत्मघाती थैली या एटम बम कहते हैं इसे। फिर अंत्यप्रदवी जालिका, इसकी खोज पॉटर ने की है। ठीक है, और इसे कोशिका का अंत्य कंकाल कहते हैं। राइबोसोम, इसकी खोज पैलार्ड ने की है, और इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहते हैं। गोल्जी का है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की है, और ये कोशिका का क्या कहलाता है, परिवहन तंत्र। तो इतना सा आपको लिखना है, अच्छे से याद करके आना है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, जितना पढ़ाने का है उतना मैंने बता दिया है तुम्हें। दोबारा बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली एटम बम, कोशिका झिल्ली को कोशिका दरबान, अंत्यप्रदवी जालिका को कोशिका का अंत्य कंकाल, गोल्जिकाय को यातायात प्रबंधक, केंद्रक को कोशिका का केंद्र या आपके कंट्रोलर, और हरितलवक को क्या कहते हैं, कोशिका का रसोईघर। जो क्वेश्चंस आपके पहले भी आ चुके हैं। अब 2-3 लाइनें हैं जो आप चाहो तो लिख सकते हो कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आपके स्लाइडन और स्वान, जो मैंने बता दिया। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य बिर्चों ने किया, क्योंकि उसने समझाया हमें कि भाई एक कोशिका जो पहले की होती है उससे दूसरी नवीन कोशिका बनती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का विकास होता है। नॉल और उसका 2 वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका की किसकी होती है, आपके माइकोप्लाज्मा PPLO। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है मनुष्य की। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका है आपके शुक्राणु। सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत की कोशिका में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता हमारे तंत्रिका कोशिका में होती है। पुनरुद्भवन क्या होता है कि छिपकली की पूंछ टूट जाती है। छिपकली जानते हो ना, सैलामेंडर जो दीवारों पर चलती है, उसकी पूंछ टूट जाती है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं तो उसकी पूंछ वापस आ जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर का अंग है, जो अगर हम आधा भी काट के निकाल के किसी को दूसरे को डोनेट कर दें, तो हमारे शरीर का एक ही अंग ऐसा है, लीवर, यकृत। यकृत क्या कर सकता है कि अपने आप को दोबारा बना सकता है।
और ऐसी कोशिका जिनमें दोबारा बनाने की क्षमता बिल्कुल नहीं है वो है हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका। एक बार किसी के मस्तिष्क में चोट लग गई तो वो पागल हो गया तो ठीक होने के चांसेस कम ही है उसके। ठीक है, ये मैंने आपको एक चित्र भी बता के दे दिया है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपके राइबोसोम, अंतर्वर्ती जालिका, हरितलवक, कोशिका द्रव, रिक्तिका, कोशिका भित्ति, गोल्जिका, केंद्रिका, केंद्रक। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इसके अलावा समसूत्री विभाजन का उदाहरण है पुनरुद्भवन। मानव के घावों को भरने के लिए समसूत्री विभाजन काम आता है, यानी समसूत्री विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण एक संतान माता पिता के द्वारा उत्पन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज होती है। प्रोफेज अवस्था में पैकाइटिन अवस्था जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर करवाती है। तो ये कोशिका के बारे में कुछ लाइनें आपको जो पहले मैंने बताया है शॉर्टकट में, उतना तो कोशिका के बारे में लिखना ही है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ, तो इसको 2 से 3 बार देखो कम से कम। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन क्वेश्चंस को लगभग 2 से 3 बार देखो। और आपको क्या करना है, एक तो कॉपी बना लो 2 पेज की या 4 पेज की, वो तो सोमवार को आते ही मुझे जमा करवानी, यानी कि मंडे को आते ही जमा करवानी। इसके अलावा एक से उसी की कॉपी से मैं लगभग 5 क्वेश्चन तो पूछूंगा ऑब्जेक्टिव, इसलिए ये 24 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कोशिका के 2-2 शब्द आपको, यानी 2-2 लाइनें याद होनी चाहिए। परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किसने खोज की है, क्या की है। आप वीडियो देखोगे तो आपको सारा मिल जाएगा। शुरू कर दो काम सोमवार को।